हेलो एवरीवन, एफएमसीजी सेक्टर से एक ऐसी जबरदस्त कंपनी का आईपीओ आ गया है जिसका वेस्ट बंगाल में व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स में 40% का मार्केट शेयर है। तो चलो इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल्स, जीएमपी, पीयर कंपैरिजन ये सब कुछ देखेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि इसमें कितना लिस्टिंग इन मिल सकता है और मैं इसमें अप्लाई करने की सोच रही हूँ या अवॉइड। तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, ये तो पता चल गया है कि ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट गणेश ब्रांड नेम से सेल करती है। तो अब ये देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और ये क्या क्या बनाती है। पहली प्रोडक्ट कैटेगरी है ग्रेन्स की, जिसके अंदर आटा, मैदा, दलिया, सूजी, बेसन और सत्तू आते हैं। और मजेदार बात पता है क्या है कि ईस्ट इंडिया में इनका बेसन में लगभग 5% का मार्केट शेयर है और सत्तू में तो 43% का। इसके अलावा सत्तू में ये 2 वैरायटी और ऐड कर रही है। पहला तो है मीठा सत्तू, ये तो समझ में आता है। दूसरा पता है क्या है? जलजीरा सत्तू। भाई ये क्या बवाल है, भाई कंपनी कुछ तूफानी तो कर रही है। दूसरी कैटेगरी है स्पाइसेस की, जिसके अंदर जीरा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चना मसाला, गरम मसाला, एक तरह से सारे मसाले हैं इनके पास। तीसरी कैटेगरी है स्नैक्स की, जिसमें आलू भुजिया हो गया, मूंग दाल हो गई, और चौथी में आ जाती है हर तरह की दाल। इसके अलावा कंपनी पापड़ भी सेल करती है और कुछ इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स जैसे कचौड़ी, ढोकला, इडली, और कंपनी चावल भी बेचती है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। तो पहला मॉडल है B2C, मतलब डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर, जहां से इनका लगभग 77% रेवेन्यू आया है। और दूसरा मॉडल है B2B, इसमें ये दूसरी एफएमसीजी कंपनीज और होलसेलर्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा ये होरेका को भी सप्लाई करती है, मतलब होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो इनके साइड प्रोडक्ट बनते हैं जैसे चना चुन्नी और गेहूं की भूसी, उसे ये पशु आहार के लिए सेल कर देते हैं। तो ओवरऑल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मल्टीपल चैनल्स के थ्रू सेल करती है, जैसे किराना स्टोर, लोकल रिटेलर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट और ई कॉमर्स के थ्रू भी। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी के पास 28 CNF एजेंट्स, 9 सुपर स्टॉकिस्ट और 972 डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो अब कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और साथ ही पीयर कंपैरिजन भी कर लेंगे। जो 2 कंपनी इनके DRHP में मेंशन है, पहली है पतंजलि फूड्स और दूसरी है AWL एग्री बिजनेस। बट एक बात को समझो कि इन दोनों ही कंपनियों का ज़्यादातर रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है। तो एफएमसीजी से कितना रेवेन्यू आया है? वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में पतंजलि फूड का टोटल रेवेन्यू था 34,000 करोड़, जिसमें से एफएमसीजी का तो सिर्फ 28% है, मतलब हुआ 9,500 करोड़। इसी तरीके से अगर AWL का देखें तो इसका भी टोटल रेवेन्यू 63,000 करोड़ है, लेकिन एफएमसीजी से है सिर्फ 11%, मतलब 7,000 करोड़। बट फिर भी गणेश कंज्यूमर तो इन दोनों ही कंपनियों से बहुत छोटी है, सिर्फ 850 करोड़ का रेवेन्यू है। तो भाई एक बात बताओ, एक छोटी कंपनी से हम क्या उम्मीद रखते हैं कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज होनी चाहिए? पर इस आईपीओ के केस में तो उल्टा ही हो गया। जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 में 34% की ग्रोथ ली थी, 2024 में 24% की और 2025 में तो सिर्फ 12% रह गई है। भाई बढ़ती ना, लेकिन स्टेबल तो रहती। ऐसा लग रहा है अगले साल की 6% ना रह जाए। देखो भाई, इन दी एंड में क्या कहना चाह रही हूँ कि किसी भी छोटी कंपनी को मार्केट तब ज़्यादा वैल्यूएशन देता है जब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। बट ये कंपनी तो ऐसी नहीं है। फिर ये 36 के पी पे क्या कर रही है? देखो भाई, मैंने इसकी दोनों ही पेयर कंपनी से सभी वैल्यूएशन मैट्रिक कंपेयर करके देखे, तो मेरे हिसाब से तो ये ओवर वैल्यूड है। कोई लिस्टिंग इनकी उम्मीद नहीं लग रही है। और इसका जीएमपी भी देखो तो 7% से गिरते गिरते 3% पे आ गया है। तो 2-4% का लिस्टिंग इन मिल जाए वो अलग बात है। तो चलो भाई, मैं अपना फाइनल डिसीजन सुनाऊं कि मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, अप्लाई करूंगी या फिर अवॉइड। उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स जान लो। ये आईपीओ 22 सितंबर को ओपन हो गया है, 24 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 29 सितंबर। प्राइस बैंड है 306 से 322 रुपये। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,812। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसके अलावा जो इस आईपीओ से पैसा रेज करेगी उसमें से 60 करोड़ का कर्जा चुकाएगी और 45 करोड़ यूज करेगी दार्जिलिंग में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाने के लिए। अब मेरा फाइनल डिसीजन, भाई मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड कर रही हूँ। आप क्या करने की सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।